गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज का हम लोग सेट 2 देखते हैं। ये भी हमारा भारत का इतिहास, जैसे प्राचीन बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव, भागवत एवं अन्य धर्म, 6ठी सदी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा, यूनानी आक्रमण, मौर्य साम्राज्य और मौर्योत्तर काल से संबंधित ये क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको अगर छोटा दिख रहा होगा तो कोई बड़ी समस्या नहीं है कि आप आवाज़ को सुनिए अच्छे से, और वापस से कुछ समय के बाद मैं कुछ क्वेश्चंस की डिस्कशंस आऊँगा तो उसमें फ़ॉन्ट को मैं बड़ा कर दूँगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा कुछ देर का मैं मौन रखूँगा ताकि आप अपना जो उत्तर है ना वो आप लगा सकें और देखें कि 150 में से आपको कितने सही हो रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से इसे लाभ लेना चाहते हैं तो पहले आप इन टॉपिक्स को पढ़ लें, जो टॉपिक्स है उसको पढ़ लें, इसके बाद आप चाहें तो यहाँ टेस्ट लगाएं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। जो बात समान नहीं है उसको बताना है। उत्तर होगा इसका सी, आत्मदमन। जैन धर्म में बहुत कड़ाई से आत्मदमन किया जाता है, जबकि बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग को बताता है। आगे चलते हैं। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? ये करवाई थी चामुंडराय ने। आगे हम लोग देखते हैं। जैन धर्म के संस्थापक हैं। जैन धर्म के कौन से संस्थापक हैं? चलिए इसका उत्तर होगा ऋषभदेव। अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो होता महावीर स्वामी, अन्यथा सबसे पहला जो होंगे उनका नाम आ जाएगा आदिनाथ यानी ऋषभदेव। वो पहले थे तो उनका नाम आएगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कुंडग्राम में, वैशाली में पड़ता है कुंडग्राम। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? पावापुरी में उनकी डेथ हुई थी। तीर्थंकर शब्द संबंधित है। तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है ये बताना है यहाँ पर। तीर्थंकर शब्द संबंधित है, कौन से धर्म से संबंधित है तीर्थंकर? तो यह है जैन धर्म से। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? सबसे अंतिम तीर्थंकर कौन थे? ये थे महावीर स्वामी, और वास्तविक संस्थापक भी यही हैं जैन धर्म के। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं है? जो जैन तीर्थंकर नहीं है उनको बताना है। 24 जैन तीर्थंकर को सब लोग जानते ही हैं, लेकिन जो नहीं है उनको बताना है। नाथमुनि नाम के कोई तीर्थंकर नहीं हैं। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? भाई पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है जैन धर्म में? तो ये बोला जाता है कैवल्य की प्राप्ति हो गई। वो है ना, क्या हो गई? कैवल्य की प्राप्ति हो गई। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने किया था अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन? ये किया था जैन धर्म ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्यादवाद सिद्धांत है, किसका सिद्धांत है स्यादवाद? ये है जैन धर्म का। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? ये है जैन मत का। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण हुआ है। ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन ये रिपीट हुआ था। तो ये सार्वभौमिक विधान से हुआ है, यूनिवर्सल लॉ से हुआ है ये। जैन धर्म का आधार बिंदु है। जैन धर्म का आधार बिंदु क्या है?
तो ये है अहिंसा। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? ये था जैन धर्म का। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? ये है 14 पूर्व। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? ये लिखे गए अर्ध मागधी में। उस समय जो बोलचाल की भाषा थी ना, वही थी, उसी में लिखे गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? देखिए, थेरी गाथा नहीं है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो ये है संवेद शिखर जी। आगे देखते हैं। जैन संप्रदाय में विभिन्न विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। ये थे स्थूलभद्र, और दिगंबर जैन जो थे वो भद्रबाहु थे। दरअसल जब ये लोग दक्षिण से लौट के आए थे भद्रबाहु, तो स्थूलभद्र को उन्होंने श्वेत वस्त्र पहने देखा था। वहीं से जैन धर्म 2 भागों में बट गया। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर का आगम का संपादन हुआ? तो ये हुआ पाटलिपुत्र में। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, तो ये था जमाली। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, ये थे मक्खली गोसाल। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? ये कहा आजीवकों ने। आजीवकों की गुफा है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? ये आजीवकों ने किया था। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। यह है कौसाम्बी। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? ये की जाती है बाहुबली के लिए, ठीक है ना। पूछा भी जाएगा आगे कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कि बाहुबली की प्रतिमा का किसने निर्माण करवाया था या किसने निर्माण किया था। आगे देखते हैं, 29 नंबर के ऊपर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? ऑप्शन में से चुनना है आपको। मैं ऑप्शन नहीं बोलता हूं क्योंकि ऑप्शन बोलने से कन्फ्यूजन फैलेगा। कई लोग जो होते हैं ना, जो जिस वीडियो को देखेंगे अंतिम समय में देखेंगे, तैयारी के अंतिम समय में, तो वो आंखें थक चुकी होगी और पढ़ाई से बहुत बोर हो चुके होंगे, तो कई बार लोग सुनना पसंद करेंगे। तो सुनने के क्रम में क्या है ना कि अगर मैं सारे ऑप्शंस बोलूँगा तो कन्फ्यूजन बढ़ेगा। इसलिए चलिए, जो जैसे भी देख रहे हों, इवन जो ब्लाइंड लोग देखें उनके लिए भी ये फ़ायदा करे, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था, तो ये बताना है। तो ये थे मत मयूर, शैव संप्रदाय थे ये। नैनार कौन थे? नैनार और अलवार 2 होते हैं। देखिए, शिव जी का तीसरा नेत्र चलता है, नैन हो गया ना, तो नैनार कौन थे? तो ये शैव थे, ठीक है। और अलवार कौन होंगे? तो विष्णु होंगे। नैन से नैनार, नैनार से शिव। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो देखिए गुप्त का। एक मिनट रुक जाइए, पहले क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? गुप्त काल में ज़्यादा ये फला फूला, इसलिए गुप्त होगा।
भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। कौन थे भागवत धर्म के प्रवर्तक? ये थे कृष्ण। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो ये किया गया है छांदोग्य उपनिषद में, सबसे पहले किया गया है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? ये कि भागवतों ने। निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? ये तो बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है, सब लोग इसको जानते ही हैं, क्योंकि ये बलराम जी थे जो हमेशा हल लेके ही रहते थे। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है। तो ये भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है ये बताना है। तो ये है 9। ठीक है ना। दशावतार से यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। मैक्सिमम लोग दशावतार से कंफ्यूज हो जाते हैं। आगे बढ़े हम लोग। हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख संदर्भित है। हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख संदर्भित है। किसको संदर्भित है ये? केवल वासुदेव को। बेशनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? 38 नंबर क्वेश्चन को देखिए। बेशनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? ये था तक्षशिला का निवासी। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? देखिए, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। जो वेद को मानते हैं वो आस्तिक हो गए, जो वेद को नहीं मानते वो नास्तिक में गिने जाते हैं। भारत में ऐसा ही है। निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? तो ये है भागवत गीता। ठीक है ना। निम्नांकित में से कौन प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं है? तो ये है भागवत। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था है, कहाँ पर है ये? ये जगह है नैमिषारण्य। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? देखिए, ये है किष्किंधा कांड। ठीक है ना। किष्किंधा कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है। आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर पे आते हैं हम लोग। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? भाई, किसके सम्मान में निकाली जाती है पुरी में रथ यात्रा? भगवान जगन्नाथ के। नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगाया जाता है? ये लगता है गोदावरी नदी के तट पे। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? ये नाम था अवंतिका। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, ये थे उदयन। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? देखिए, जो ऑप्शन है ऑप्शन में से बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बनाया था इस ऑप्शंस में, तो वह है चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? ये देखिए, उदयन ने बसाया था, ऑप्शन से है। उदय वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है। तो उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है। कहाँ से संबंधित है ये? तो ये संबंधित है उज्जैन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ये हुआ था ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में। ठीक है ना। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कब हुआ था? तो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में। 52 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं।
विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? पहला गणतंत्र वैशाली जो है ना, विश्व का पहला गणतंत्र मानेंगे इसको। ये किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये लिच्छवियों के द्वारा चलाया गया था। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये थी वैशाली में। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? ये मिलती है अंगुत्तर निकाय में। चाहें तो स्लो करके देख ले, कभी भी इच्छा करे तो पॉज कर ले उत्तर देने से पहले। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी, तो स्थित थी अहिच्छत्र में। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी। तो ये थी चेदी की राजधानी थी सुक्तिमती। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था, तो ये था अस्मक, है ना, अस्सक लिखा हुआ है, अस्मक ज़्यादा सही रहेगा। मगध की राजधानी कौन सी थी? भाई ये तो मालूम ही होगा सब लोगों को, ये ग्रीवराज या राजगृह एक ही बात है, 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ जगह है वो। निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? कौशाम्बी नहीं रहा था कभी राजधानी। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? भाई आकृति देख लेना है किस किस तरह का आकृति है, यानी वृत्ताकार है, अर्धचंद्राकार है, त्रिभुजाकार है या आयताकार है, कौन किस आकार का है? तो ये है अर्धचंद्राकार। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? इस वंश को ही बोलते हैं पितृहंता वंश। तो ये था अजातशत्रु। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद के बाद मौर्य आए थे। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? ये बिंबिसार के दरबार में था। और भी इसके बारे में कई किस्से हैं। इन्होंने महात्मा बुद्ध का भी उपचार किया था और चंद्र प्रदोत का भी उपचार किया था। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? नंद वंश का शासन था, सिकंदर ने जब अटैक किया था तब। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? ये था धनानंद। मौर्य साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त के ग्रंथ में हुआ है। 68 पे आते हैं हम लोग। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? ये की थी विलियम जोन्स ने। निम्न में से किसने सेंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? तो ये है जस्टिन। दोनों की मुलाकात हुई थी, ये उसने बताया है। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। भाई किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के थे। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त बोला जाता था उनको बचपन में। रुकिए मैं थोड़ा धीरे टिक लगाता हूँ ताकि आपको मौका मिले। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक शासन के सिद्धांत की पुस्तक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है?
ये राजनीतिक नीतियों के ऊपर है। अर्थशास्त्र से कंफ्यूज नहीं होना है, इकोनॉमिक्स से संबंधित नहीं है ये किताब। निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। क्यों की जाती है? जैसे मैकियावेली ने भी बताया है कि शासक को जो है ना अपना थोड़ा सा चतुर होना चाहिए, उसी हिसाब से इन्होंने भी बताया है। आगे हम लोग देखते हैं। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, किस चीज़ का बना था चंद्रगुप्त का महल? ये लकड़ी का था। तभी जो है ना महात्मा बुद्ध ने बोला था उस समय, बहुत पहले भी लकड़ी का ही काम होता था कि आग और पानी का हमेशा यहाँ समस्या रहेगा। आग, पानी और अंतर्कलह का पाटलिपुत्र में। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये पाटलिपुत्र का। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था, कहाँ का प्राचीन स्थान था बुलंदी बाग? ये था पाटलिपुत्र का। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। दक्कन यानी दक्षिण। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? ये जीता चंद्रगुप्त मौर्य ने। अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था है? देखिए, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है ना, उससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है। तो ये प्रमाणित होता है रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से। देखिए, बिहारियों ने ना अपने राज्य को फैलाया था, कहाँ से कहाँ तक अपने राज्य को फैला दिया था। अफ़गानिस्तान, गुजरात वगैरह सब कुछ अपने अंडर में ले आए थे। आज हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे बिहार के जो लीडर हैं ना, वो प्रधानमंत्री नहीं हैं। प्रधानमंत्री क्या गुजरात से आ गए हमारे ऊपर। तो चलिए, ये तो मैंने एक बात बोली, ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जिनको चुना जाए। फिर भी एक कसक तो होती है कि हमारा इतना गौरवशाली इतिहास रहा है, फिर भी कम से कम बिहार का जो वर्चस्व पूरे भारत और विश्व पे होना चाहिए वैसा नहीं है। इसका एक सबसे बड़ा कारण के ऊपर हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे फिर कभी। 82 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सेल्यूकस, जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया, को किस भारतीय राजा ने हराया था? उसको चंद्रगुप्त ने हरा दिया था। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? ये थी अशोक। अशोक ने पहले खूब रक्तपात किया, फिर शांति का पुजारी बन गया। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? श्रीलंका नहीं था। श्रीलंका से उसने बाद में मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए थे, अपने पुत्र और पुत्री को भेजा था वहाँ। अशोक ने बौद्ध होते हुए हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है देवनाम प्रिय की उपाधि। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। रज्जुक थे। रज्जुक क्या थे? मौर्य शासन में एक अधिकारी होते थे रज्जुक। सार्थवाह किसे कहते थे? तो व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह कहते थे। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था, ये किया था अशोक ने। निम्नलिखित में से किसने सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? देखिए, सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं। सांची का स्तूप सबसे बड़ा स्तूप भी है। आगे देखते हैं। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? ये बनवाया था अशोक ने। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, कौन सी भाषा है अशोक के शिलालेख में?
यह है प्राकृत। निम्नांकित में कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? तो ये है शाहबाजगढ़ी, खरोष्टी लिपि में है। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? तो ये थे प्राकृत भाषा में। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है? ये किया गया है पत्थर की पट्टियों पर। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ये पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ये पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि अशोक के जो ज़्यादातर शिलालेख हैं ब्राह्मी में ही हैं, तो सबसे पहले अशोक के शिलालेख को पढ़े या ब्राह्मी को, तो जेम्स प्रिंसेप का नाम आएगा। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है, ये है अनुराधापुर। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? यह है खरोष्टी। दाईं से बाईं लिखी जाती थी कौन सी लिपि? तो ये खरोष्टी थी। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है, किस नाम से उल्लेख हुआ है? प्रियदर्शी। ठीक है ना, देवनाम प्रिय, प्रियदर्शी। निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिलेख से अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? यह है मस्की। मस्की का जो अभिलेख है ना, उसमें व्यक्तिगत नाम जो है वो बताया गया है अशोक का। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक नाम उल्लिखित है? तो मस्की का लघु शिलालेख। अशोक का रुमिनदई स्तंभ संबंधित है। ये संबंधित है बुद्ध के जन्म से। गुर्जला लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है? यह है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। यह है भाब्रू स्तंभ लेख। आगे देखते हैं। कालसी प्रसिद्ध है। कालसी किसके लिए प्रसिद्ध है? अशोक के शिलालेख के कारण, है ना। कालसी में क्या है? अशोक का शिलालेख है, इसलिए कालसी प्रसिद्ध है। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी? ये मिली थी कालसी में। उत्तराखंड में कालसी है, कालसी में मिली है उत्तराखंड में शिलालेख, इसलिए ये प्रसिद्ध है। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? ये 13वें शिलालेख में है। चलिए, कलिंग युद्ध तक हम लोग देख चुके थे कि 13वें शिलालेख में जो है वो कलिंग युद्ध का वर्णन है। 109 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? देखिए, सीधा सा बात है, जो नहीं थे अशोक के टाइम में उनका नहीं होगा। तो बाद में क्या है, सातवाहन वंश का शासन हुआ था, वो बहुत बाद में आया था, तो ये सातवाहन होगा, उसका उल्लेख नहीं है। बाकी चोल, पांड्य और सत्यपुत्र का जो है उल्लेख है। टालमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, कहाँ का शासक था? 110 नंबर क्वेश्चन को देखें। तो ये था मिस्र का। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? ये था मिस्र का। तुर्मय भी कहाँ का राजा था? तो ये मिस्र का था।
चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजनयिक संबंध थे? तो देखिए मौर्यों का संबंध था बहुत सारे देशों के साथ, बहुत आगे की सोचते थे उस समय के शासक। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आए थे। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? ये 7 समाज में विभाजित किया। मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लिखित है। मेगास्थनीज की इंडिका में है ऐसा उल्लेख। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो यह है इंडिका में, मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की थी। निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? यह है मेगास्थनीज की इंडिका। अब ओरिजिनल फॉर्म में नहीं मानी जाती है और इसको काल्पनिक भी, कई लोग इसको काल्पनिक भी बताते हैं इसको। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका नाम है इंडिका। ये प्रश्न जो है ना वो हमेशा ही पूछे जाते हैं इस तरह के, इसलिए ये प्रश्न जो है ना बार बार इसमें दिया गया है सेट में। भाग एवं बलि थे। भाग एवं बलि क्या थे? तो ये राजस्व के स्रोत थे। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो ये सीताध्यक्ष के द्वारा जो है ये एकत्रित किया जाता था। मौर्य मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? तो ये था समाहर्ता। आज भी होते हैं ना, कलेक्टर को समाहर्ता बोलते हैं, वही उस समय भी थे। निम्नलिखित में से कौन मौर्ययुगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था? ये था सीताध्यक्ष। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो ये था तक्षशिला। तक्षशिला 2 नदियों के बीच में था। कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदियों के बीच में तक्षशिला नगर स्थित था। वो क्वेश्चन भी हम लोग आगे लेंगे, अगले सेट में लेंगे उसको। गांव के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? तो ये किया था मौर्यों ने। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा प्रत्येक पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो ये है अर्थशास्त्र में। तलाक लेने का अधिकार दे दिया था चाणक्य ने अपने पुस्तक अर्थशास्त्र में। निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? तो यह है मनुस्मृति में। ठीक है ना। पुरुष तो जितने मन उतने शादी कर सकते थे, लेकिन महिलाओं के लिए पुनर्विवाह जो था वो वर्जित था। अंतिम मौर्य सम्राट था तो वो था बृहद्रथ। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? तो ये था मिलिंद। मिलिंद तीनों के समसामयिक नहीं था। बिंबिसार, गौतम बुद्ध, प्रसेनजीत एक ही समय में थे। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया वह था? तो वह था चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? ये है महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। मौर्योत्तर काल से संबंधित क्वेश्चन को लेते हैं। 131वां क्वेश्चन पर है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था?
तो ये जारी किया था कुषाणों ने। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो ये चलाए कुषाण ने। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? ये कनिष्क के सिक्कों पे इसका अंकन हुआ है। निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? विम कड़फिसेस को। यौधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? कार्तिकेय का अंकन मिलता है। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? तो 78 AD में हुआ था। शक संवत कब प्रारंभ होता है? 78 ईस्वी से ये शुरू होता है। पूछ भी लेते हैं कई बार कि भारत का जो संवत है किसके अनुसार से है, तो ये बताना है मुझे। कमेंट बॉक्स में बताइए विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है। देखिए 135 वर्ष का अंतर है। कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन में बता दूंगा। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? ये 57 ईसा पूर्व से शुरू हुआ। अश्वघोष किसके समकालीन था? कनिष्क के। निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबद्ध नहीं था? देखिए पतंजलि नहीं थे। पतंजलि जो थे ना शुंग काल में चले गए वो। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? ये विशाखदत्त। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? शुंग के बाद कण्व आए थे ना, कण्वा या कण्व। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था? तो ये था सातवाहन। सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? सातवाहन वंश का। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? कनिष्क को हराया था पांचाऊ ने। ठीक है। देखिए एक और है 147वां नंबर क्वेश्चन। कला की गांधार शैली निम्न समय में किसके समय में फली फूली? कुषाणों के समय में कला की गांधार शैली जो है वो फली फूली। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था? तो देखिए बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। इसको जो है ना तालिबानों ने बाद में उड़ा दिया था। बहुत काफ़ी हृदय विदारक सीन था। बहुत बुरी तरह से उसको रॉकेट मोर्टार वगैरह से बहुत लंबे समय में उड़ाया था उसको। मैंने वीडियो को देखा था उस समय में। जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं? तो वो है गांधार शैली। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो ये देखिए सबसे पहले यूनानी आए थे, फिर शक आए, फिर कुषाण आए। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। जल्दी एक नए सेट के साथ हाजिर होंगे। ये सेट चलता रहेगा। बाकी मैं सारे अभी तक जितने बीपीएससी ने क्वेश्चंस किए हैं सारे मैं करा दूंगा। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।